आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की तमाम सभी बड़ी खबरों पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट कर लीजिए। तो चलिए खबरों पर नजर डालते हैं। राशन कार्ड की ई-केवाईसी कराने की बढ़ गई डेडलाइन। अब इस दिन तक करवा सकते हैं ये काम, वरना नहीं मिलेगा अनाज। अगर आप अब तक अपने राशन कार्ड की ई-केवाईसी नहीं करवा पाए हैं तो फिर टेंशन फ्री हो जाइए, क्योंकि अब आप बिना ई-केवाईसी करवाए भी अप्रैल माह तक का राशन ले सकते हैं। जी हां, राशन कार्ड की ई-केवाईसी को लेकर केंद्र सरकार द्वारा राशन कार्ड धारियों को बड़ी राहत दी गई है। अब 31 मार्च की जगह राशन कार्ड की ई-केवाईसी कराने की डेडलाइन 30 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। यानी अब आप आराम से 30 अप्रैल तक अपने राशन कार्ड की ई-केवाईसी करवा सकते हैं। दरअसल अब तक बड़ी संख्या में राशन कार्ड लाभार्थी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरा नहीं कर पाए हैं, जिसके कारण ही डेडलाइन 31 मार्च से 30 अप्रैल कर दी गई है। केंद्र सरकार के निर्देशानुसार खाद्य आपूर्ति मंत्रालय के संयुक्त सचिव द्वारा सभी राज्यों को राशन कार्ड की ई-केवाईसी को लेकर पत्र जारी किया गया है, जिसमें निर्देश दिया गया है कि 30 अप्रैल तक की अवधि में 100% राशन कार्ड की ई-केवाईसी का काम पूरा करवाया जाए। अगर डेडलाइन तक ये काम कोई राज्य अगर पूरा नहीं कर पाती है तो फिर उस राज्य के अनाज आवंटन में कटौती कर दी जाएगी। साथ ही 30 अप्रैल तक भी जिस राशन कार्ड धारकों ने अपने राशन कार्ड की ई-केवाईसी नहीं करवाई तो उसका नाम राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा। बता दें कि कई ऐसे लोग हैं जो फर्जी तरीके से राशन कार्ड का लाभ उठा रहे हैं, जिससे सरकार को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। ऐसे में इसे रोकने के लिए ही सरकार ने राशन कार्ड ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है। ऐसे में जिस भी कार्ड धारक ने 30 अप्रैल तक अपने राशन कार्ड की केवाईसी अपडेट नहीं करवाई तो उसका नाम राशन कार्ड लिस्ट से हटा दिया जाएगा। देश के टॉप 50 हस्तियों में शामिल हुए सीएम हेमंत सोरेन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को छोड़ा पीछे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब वे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पीछे छोड़ते हुए देश के 50 हस्तियों में शामिल हो गए हैं। सीएम सोरेन ने दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को भी पीछे छोड़ दिया है। दरअसल अंग्रेजी दैनिक इंडियन एक्सप्रेस ने देश के 100 सबसे ताकतवर लोगों की सूची जारी की है, जिसमें सीएम सोरेन 40वें स्थान पर हैं। बता दें कि पिछले साल भी हेमंत सोरेन को 100 ताकतवर लोगों की सूची में शामिल किया गया था। हालांकि वह पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पीछे हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी सूची में पीएम मोदी को पहले स्थान पर रखा है। दूसरे नंबर पर गृह मंत्री अमित शाह, तीसरे नंबर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर, चौथे नंबर पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और 5वें नंबर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं। शीर्ष 9 में योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, अश्विनी वैष्णव और राहुल गांधी शामिल हैं। इस सूची में बिजनेसमैन मुकेश अंबानी 10वें और गौतम अडानी 11वें स्थान पर हैं। वहीं खेल जगत की हस्तियों की सूची में रोहित शर्मा शीर्ष पर हैं। इस सूची में उन्हें 48वां स्थान मिला है। सबसे शक्तिशाली अभिनेताओं की सूची में दक्षिण भारतीय फिल्म स्टार थलापति विजय पहले नंबर पर हैं। झामुमो में कल्पना सोरेन को मिलेगी क्या जिम्मेदारी? 13वें महाधिवेशन में क्या होगा खास? झारखंड मुक्ति मोर्चा का 13वां केंद्रीय महाधिवेशन 14 और 15 अप्रैल को रांची के खेलगांव में होगा। कोरोना के कारण पार्टी का 12वां केंद्रीय अधिवेशन काफी सीमित तरीके से आयोजित किया गया था। इस बार पार्टी 13वां केंद्रीय अधिवेशन बड़े पैमाने पर करने की तैयारी कर रही है, जिसमें झारखंड के अलावा 8 से 10 अन्य राज्यों के झामुमो पदाधिकारियों के भी शामिल होने की उम्मीद है। बड़े पैमाने पर होने वाले केंद्रीय अधिवेशन के लिए केंद्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर कई कमेटियों का गठन भी किया गया है और उन्हें अलग अलग जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं। इन सब के बीच झामुमो कार्यकर्ताओं और आम लोगों में कल्पना सोरेन को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। कार्यकर्ता और लोग इस बात पर कयास लगा रहे हैं कि विधायक कल्पना सोरेन की झामुमो की केंद्रीय राजनीति और संगठन में एंट्री होगी या नहीं। कुछ लोग उन्हें पार्टी का केंद्रीय उपाध्यक्ष बनाने की बात कह रहे हैं। उनका तर्क है कि चंपाई सोरेन के भाजपा में शामिल होने के बाद से केंद्रीय उपाध्यक्ष का एक पद रिक्त है।
वहीं कई कार्यकर्ता ऐसे भी हैं जिन्हें उम्मीद है कि विधायक कल्पना सोरेन को संगठन में केंद्रीय महासचिव के महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी मिल सकती है। जामुमो के 13वें महाधिवेशन में कल्पना सोरेन को बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने के सवाल पर जामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय से बात की गई। उन्होंने कि पार्टी में कल्पना सोरेन की भूमिका को किसी पद से नहीं जोड़ा जा सकता। दिशोमगुरु शिबू सोरेन और कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन उन्हें जो भी जिम्मेदारी सौंपेंगे वह उसका निर्वहन करेंगी। जामुमो प्रवक्ता भले ही ऐसे दावे कर रहे हों, लेकिन यह भी सच है कि ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि कल्पना सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा की महिला विंग का केंद्रीय अध्यक्ष बनाने की भी चर्चा है। यह महत्वपूर्ण पद लंबे समय से खाली है। जिस तरह से कल्पना सोरेन ने मैया सम्मान यात्रा के दौरान आधी आबादी के बीच अपनी छाप छोड़ी है और वह लोकप्रिय हुई है, पार्टी नेतृत्व कल्पना सोरेन को जेएमएम महिला मोर्चा की कमान देकर आधी आबादी के बीच अपनी पकड़ को और मजबूत करना चाहेगा। वहीं भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक ने कहा कि अगर जेएमएम के 13वें अधिवेशन में कल्पना सोरेन को बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो यह आश्चर्य की बात नहीं है। पार्टी ने सभी वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार कर दिया है और कल्पना सोरेन का महिमा मंडन किया जा रहा है। पारिवारिक पार्टियों में ऐसा होता भी है। पहले शिबू सोरेन अध्यक्ष थे और मुख्यमंत्री की मां उपाध्यक्ष। फिर से यही दोहराया जाएगा। इस बार पार्टी के 13वें अधिवेशन में बिहार चुनाव को लेकर भी खास चर्चा होगी। जामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि हमारी कोशिश बिहार में 3 से 4 विधानसभा सीटें जीतने की है। हम वहां 7 से 8 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से उनके नेता हेमंत सोरेन ने एक तानाशाह के सामने घुटने नहीं टेके, तब से उनकी और जामुमो की लोकप्रियता पूरे देश में बढ़ी है। उन्होंने कहा कि राजनीति में 1 सीट 3 सीट हो जाती है और फिर 3 सीट 9 सीट हो जाती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि बिहार में इंडिया ब्लॉक में उनकी अनदेखी नहीं की जाएगी। बिहार में 7 से 8 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की झारखंड मुक्ति मोर्चा की तैयारी और दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक ने कहा कि लोकतंत्र में किसी भी पार्टी को कहीं भी चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसके नेता हेमंत सोरेन बिहार जाकर चुनाव लड़ेंगे तो क्या वे वहां की जनता को आश्वस्त करेंगे? पहले उन्हें झारखंड की जनता से किए गए वादों को पूरा करना चाहिए और यहां की कानून व्यवस्था और शासन व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। रांची सांसद संजय सेठ पर क्यों हुआ एफआईआर? रांची सांसद सह केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, भैरव सिंह समेत सैकड़ों लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। दरअसल पंडरा ओपी में इन सभी के खिलाफ सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के आरोप में एफआईआर हुआ है। यह केस पंडरा ओपी प्रभारी मनीष कुमार के बयान पर दर्ज हुआ है। ओपी प्रभारी मनीष कुमार ने अपने बयान में जिक्र किया है कि संजय सेठ, मालित ओझा, कुमत झा, बैजू सोनी, सत्यनारायण सिंह, प्रदीप ओझा, धर्मेंद्र साहू, अशोक यादव सहित 70 बंद समर्थक भाजपा नेता अनिल महतो की हत्या के बाद अगले दिन यानी गुरुवार को रांची बंद के दौरान हाथ में बांस और लाठी लिए उग्र नारा लगा रहे थे। पिस्का चौक को जाम कर आवागमन को पूरी तरह से बाधित किया गया था। पुलिस द्वारा आवागमन शुरू कराने का प्रयास किया गया, लेकिन संजय सेठ और अन्य बाकी लोगों भी वहां से हटने के लिए तैयार नहीं थे और फिर धरने पर बैठ गए। इसके अलावे समर्थकों के द्वारा आसपास की दुकानों को जबरन बंद करा दिया गया। सड़क पर टायर जलाकर विरोध किया गया, जिससे दुकानों में आग लगने का खतरा पैदा हो गया। इससे सभी दुकानदार डर गए और दुकान बंद कर भाग निकले। पिस्का मोड़ में स्थिति अनियंत्रित हो गई थी। बंद समर्थक सरकारी काम में बाधा डालते हुए वहां तैनात मजिस्ट्रेट और पुलिसकर्मियों के साथ धक्का मुक्की करने लगे। काफी मशक्कत के बाद आवागमन को सामान्य कराया जा सका। पुलिस ने आवागमन बाधित करने, दुकानदारों को डराकर दुकान बंद कराने और आम जनजीवन को प्रभावित करने का आरोप भी लगाया है। गौरतलब है कि भाजपा नेता अनिल टाइगर की कांके में बुधवार को दिन दहाड़े अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके विरोध में ही भाजपा सहित अन्य दलों ने रांची बंद बुलाया था और भाजपा के नेता समर्थक सड़कों पर उतरकर बंदी का समर्थन कर रहे थे। इस दौरान ही पिस्का चौक के समीप
सांसद संजय सेठ अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठे थे और बंदी का समर्थन कर रहे थे। शादी में शामिल होने गए पलामू के भाजपा नेता का कुएं से मिला शव, कार्यकर्ताओं में आक्रोश। शादी में शामिल होने गए भाजपा नेता का शव कुएं से बरामद होने के बाद कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। रविवार को सभी ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। आपको बताते चलें कि पलामू जिले के मनातू कस्बा निवासी भाजपा नेता करेस राम का शव कुएं से शनिवार की शाम करीब 6 बजे बरामद हुआ। मृतक के भाई सुरेश राम ने बताया कि करेस राम अपने घर से करीब 2 किलोमीटर दूर पसिया गांव में श्रवण राम के पुत्री के शादी में बेटा, दामाद एवं गांव वाले के साथ गए थे। शनिवार की सुबह में वे नहीं लौटे, तब उन्हें ढूंढने का हर संभव प्रयास किया गया, परंतु कोई जानकारी नहीं मिली। सुरेश राम ने बताया कि वह दोबारा करीब 11 बजे श्रवण राम के घर के पास पहुंचे और आसपास जानकारी लेने का प्रयास किया। तब श्रवण राम के घर के पीछे कुएं में शव पड़ा पाया गया। उन्होंने बताया कि करेस का किसी के साथ कभी कोई विवाद नहीं हुआ है। मृतक का चेहरा देखने से लग रहा है कि किसी ने हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया गया है। सूचना देने पर पांकी के विधायक डॉक्टर कुशवाहा, शशिभूषण मेहता सहित अन्य लोग वहां पहुंचे। भाजपा जिलाध्यक्ष अमित कुमार तिवारी ने बताया कि करेस राम की हत्या की गई है, उसकी गहन जांच कराने की जरूरत है। घटना के बाद रविवार की सुबह से थाने के बाहर भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा है। सभी मौत के पीछे के कारण को जानने का प्रयास कर रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने देवघर, सिमडेगा और पश्चिम सिंहभूम में जिला समितियों का किया गठन। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी झामुमो ने शनिवार को 3 जिला समिति का गठन किया है। पार्टी की ओर से जिन जिलों में समितियों का गठन किया गया है, उनमें से देवघर, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा शामिल है। देवघर जिला में अध्यक्ष के तौर पर संजय कुमार शर्मा, उपाध्यक्ष के रूप में नवल हेम्ब्रम और इश्तियाक मिर्जा और तेज नारायण वर्मा का नाम शामिल है। वहीं सचिव के पद पर दिनेश्वर किस्कू और कोषाध्यक्ष के पद पर मनोज दास को जिम्मेवारी दी गई है। वहीं पश्चिमी सिंहभूम में अध्यक्ष के रूप में सोनाराम देवगम, उपाध्यक्ष के रूप में इकबाल और दीपक प्रधान, विकास कुमार गुप्ता, दिनेश चंद्र महतो और अकबर खान का नाम शामिल है। वहीं सचिव के रूप में राहुल आदित्य, सह सचिव के लिए बंधना उरांव और विश्वनाथ बाड़ा, कोषाध्यक्ष के रूप में सुभाष बनर्जी और प्रवक्ता के रूप में बुद्धराम लुगरी को जिम्मेवारी सौंपी गई है। यह जानकारी पार्टी के महासचिव विनोद कुमार पांडेय ने शनिवार को दी। नहीं थम रहा गुमला में गजराज का आतंक, 3 ग्रामीणों को हाथी ने कुचला। गुमला जिले में जंगली हाथियों का आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। एक बार फिर यहां रविवार को एक जंगली हाथी ने 3 लोगों को अपना निशाना बनाया है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक घायल है। घायल का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। बता दें कि पहली घटना जिले के रायडीह थाना क्षेत्र के डेरांगडीह की है। यहां एक 45 वर्षीय जेम्स कुजूर महुआ चुन्ने अंबाकोना जंगल गया था। इस दौरान उसके सामने एक जंगली हाथी आ धमका, जिसके बाद जंगली हाथी ने उसे कुचलकर मार डाला। वहीं दूसरी घटना अल्बर्ट एक का प्रखंड में हुई है, जहां घर के आंगन से निकलने के दौरान 2 ग्रामीणों को जंगली हाथी ने अपने निशाना बनाया। ग्रामीणों को हाथी ने कुचलकर मार डाला। चिल्लाने की आवाज सुनकर ग्रामीण वहां पहुंचे और हाथी को वहां से भगाया, जिसके बाद दोनों घायलों को डूमरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। लेकिन प्रारंभिक उपचार के बाद सदर अस्पताल में एक ग्रामीण की मौत हो गई। बिहार दिवस के आयोजन में बिहारी संस्कृति और खानपान का बोलबाला, लजीज पकवान का नेताओं ने उठाया लुफ्त। बिहार के पूर्व सांसद सुशील सिंह ने बिहार दिवस के मौके पर कहा, धनबाद आज भले ही बिहार से अलग होकर झारखंड का हिस्सा है, बिहार झारखंड का रिश्ता बड़े छोटे भाई का है। प्रशासनिक रेखा खींचने से संस्कृति नहीं बदल जाती है। इसीलिए बिहार के इतिहास, अतीत को याद करने के लिए धनबाद में बिहार दिवस मनाया जा रहा है। यहां आकर अच्छा लगा। अनेकता में एकता का संदेश दे रहे हैं। सभी लोग बिहार से जुड़े हुए हैं। सभी चाहते हैं कि बिहार तरक्की करें। यह स्वेच्छा से चाहते हैं। बिहार दिवस आयोजन में खास बात ये रही कि बिहारी संस्कृति अनुसार चैता सांस्कृतिक गीत देखने को मिली।
इसके साथ बिहार के प्रसिद्ध व्यंजन लिट्टी चोखा, दही चूड़ा, गुड़ के अन्य खानपान की व्यवस्था की गई। बिहार दिवस के मौके पर धनबाद में पूरे बिहारी संस्कृति खानपान में देखा गया। बिहारी खाना बनाने वाले केटरर ने कहा कि बीजेपी द्वारा बिहार दिवस मनाया जा रहा है। विधायक राज सिन्हा ने बिहार दिवस के मौके पर लिट्टी चोखा, दही चूड़ा, गुड़ बनाने के लिए निर्देशित किया। बिहार का प्रसिद्ध भोजन यह सब है। बीसीसीएल कोयला नगर कम्युनिटी हॉल में बीजेपी ने पहली बार बिहार दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया। आयोजन में औरंगाबाद के पूर्व सांसद सुशील सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इसके साथ ही धनबाद पूर्व सांसद पीएन सिंह, विधायक राज सिन्हा, पार्टी पदाधिकारी, बीजेपी महिला समिति सदस्य अन्य उपस्थित हुए। इस आयोजन की शुरुआत बीजेपी संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर किया। पार्टी पदाधिकारियों ने आगंतुक अतिथियों का स्वागत शॉल, पौधा और बुके देकर किया। नक्सली संगठन के नाम पर लेवी मांगने वाले 5 अपराधी गिरफ्तार, हथियार और आपत्तिजनक सामग्री बरामद। सरायकेला खरसावां जिला के खरसावां थाना क्षेत्र अंतर्गत आमदा ओपी क्षेत्र में रेलवे साइट पर लेवी मांगने और मजदूरों के साथ मारपीट करने के आरोप में 5 कुख्यात अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से हथियार और अन्य आपत्तिजनक सामग्रियां बरामद की हैं। सरायकेला खरसावां एएसपी मुकेश कुमार लुनायत ने बताया कि 24 मार्च की रात 6 से 7 अज्ञात अपराधियों ने रेलवे साइट पर सो रहे मजदूरों के साथ मारपीट की और पिस्टल दिखाकर ठेकेदार से रंगदारी की मांग की। आरोपियों ने पश्चिमी सब जोनल कमेटी भारत कम्युनिस्ट पार्टी यानी माओवादी के नाम से लेटरहेड पर 10% रंगदारी या लेवी की मांग की और कंपनी के मुंशी को लगातार फोन कर धमकाया। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए 25 मार्च को खरसावां थाना में कांड संख्या 30/2025 दर्ज किया गया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सरायकेला के नेतृत्व में एसआईटी टीम गठित की गई। एसआईटी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस, धमकी देने में इस्तेमाल मोबाइल फोन 6, पश्चिमी सब जोनल कमेटी के नाम से जारी लेटरहेड पर्चा, एक मोटरसाइकिल और धमकी देने के लिए इस्तेमाल सिम कार्ड जब्त किए गए हैं। पुलिस द्वारा गिरफ्तार अपराधियों की पहचान अभिनाश हांसदा उर्फ जितेन हांसदा चिटपील, टोकलो, पश्चिमी सिंहभूम, धर्मेंद्र लागुरी उर्फ कलुआ डॉन उर्फ शत्रु उर्फ डीके भैया उर्फ तमरिया द्वार फारम, टोकलो, पश्चिमी सिंहभूम, सुभाष दौराई उर्फ समाधान लांडूपदा, कराईकेला, पश्चिमी सिंहभूम, अभिनाश कुमार सिंह देव उर्फ अंशु सिंह देव केरा, चक्रधरपुर, पश्चिमी सिंहभूम और राजकुमार जोंको धतकीड़ी, कराईकेला, पश्चिमी सिंहभूम के रूप में की गई है। गिरफ्तार अपराधियों पर पहले से कई संगीन मामले दर्ज हैं। इनमें हत्या, रंगदारी, मारपीट, आर्म्स एक्ट, सीएलआई एक्ट और अन्य गंभीर अपराध शामिल हैं। इस छापामारी दल में सरायकेला एसडीपीओ समीर सवैया, खरसावां थाना प्रभारी गौरव कुमार, आमदा ओपी प्रभारी रमण कुमार विश्वकर्मा, तिरुलडीह थाना प्रभारी अविनाश कुमार, पुलिस अधीक्षक निरीक्षक रामरेखा पासवान, खरसावां थाना सेठ 1, आमदा ओपी के रिजर्व गार्ड तथा सरायकेला खरसावां तकनीकी शाखा शामिल रहे। 2,50,000 का इनामी गैंगस्टर और शार्प शूटर पुलिस मुठभेड़ में हुआ ढेर। झारखंड के जमशेदपुर में उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ और झारखंड पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में कुख्यात गैंगस्टर एवं शार्प शूटर अनुज कनौजिया मारा गया। पुलिस ने उस पर 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। अनुज पूर्वी उत्तर प्रदेश में 20 से अधिक वर्षों से अपराध की दुनिया में सक्रिय था और मुख्तार अंसारी गिरोह से जुड़ा हुआ था। इस ऑपरेशन को उत्तर प्रदेश विशेष कार्यबल यानी एसटीएफ और झारखंड पुलिस की संयुक्त टीम ने अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि पुलिस और गैंगस्टर के बीच काफी देर तक गोलियां चलीं, जिसके बाद अनुज कनौजिया ढेर हो गया। पुलिस ने उसके पास से 9 मिलीमीटर और 32 बोर की 2 पिस्तौल भी बरामद की, जिनमें से 9 मिलीमीटर की पिस्तौल आमतौर पर पुलिस और सैन्य बलों द्वारा उपयोग की जाती है। शेष रूप से मऊ, गाजीपुर और आजमगढ़ में अपराध की दुनिया में कुख्यात था। उसके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास,
रंगदारी और जबरन वसूली जैसे 23 आपराधिक मामले दर्ज थे। मऊ जिले के चिरैयाकोट थाना क्षेत्र के बहलोलपुर गांव निवासी 42 वर्षीय अनुज ने अपराध की शुरुआत वर्ष 2003 में रानीपुर थाना क्षेत्र में अपनी पहली हत्या से की थी। इसके बाद उसने अपराध की दुनिया में अपनी पैठ बना ली और कई गंभीर मामलों को अंजाम दिया। अनुज कनौजिया उत्तर प्रदेश के कुख्यात माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का खास शूटर था। बताया जाता है कि उसने अपने शुरुआती दौर में व्यक्तिगत दुश्मनी के चलते अपराध की दुनिया में कदम रखा था, लेकिन बाद में मुख्तार अंसारी के संरक्षण में एक पेशेवर अपराधी बन गया। अंसारी के प्रभाव से उसे अपराध जगत में नई पहचान मिली और वह रंगदारी वसूली, हत्या और ठेके पट्टों में दखल देने लगा। 5 बार मऊ सदर से विधायक रहे मुख्तार अंसारी की 23 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश के बांदा स्थित एक अस्पताल में संदिग्ध हृदयाघात से मौत हो गई थी। अंसारी के निधन के बाद उसके गैंग के कई गुर्गों पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया था, जिसके चलते अनुज भी लंबे समय से फरार चल रहा था। अनुज 2022 से अपनी पत्नी रीना के साथ जमशेदपुर में रह रहा था, लेकिन जब पुलिस ने उसकी पत्नी और उसके रिश्तेदार शिवरत्न को 2 वर्ष पूर्व गिरफ्तार किया, तब वह पहचान छुपाकर वहां से फरार हो गया था। कुछ समय बाद उसने दोबारा जमशेदपुर में ही शरण ली और व्यापारियों से रंगदारी वसूलने और ठेके पट्टों में हस्तक्षेप कर अवैध उगाही का धंधा जारी रखा। पुलिस को उसकी लोकेशन का सुराग मिलने पर एक विशेष टीम गठित की गई, जिसने शनिवार रात उसे घेर लिया। पुलिस की चेतावनी के बावजूद उसने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई और अंततः वह मारा गया। झारखंड पुलिस और उत्तर प्रदेश एसटीएफ की इस कार्रवाई को अपराध के खिलाफ एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। तो ये थी आज की कुछ मुख्य बड़ी खबरें। जुड़े रहे इस चैनल के साथ। ऐसे ही आपको इस चैनल के माध्यम से झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों का अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक हमें इजाजत दीजिए। जोहार।